नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको विदित होगा कि अभी आपने जस्ट 71वीं बीपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा का आपने प्रारंभिक परीक्षा दिया होगा और अब मुख्य परीक्षा की तैयारी में आप जुटे होंगे। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी अगर अभी आप तो इंतजार कर रहे होंगे कि कितना कटअप जाएगा, कटअप जाने के बाद मैं उसमें आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अमूमन अगर आपका 95 से लेके अगर 100 के आसपास आ रहा है या मान के चलिए कि 90 से लेके 95 तक आ रहा है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी था इस मैंने बीपीएससी में। अब तो माइनस मार्किंग भी होने लगा है। तो अगर आप 90 से 95 के बीच में आ रहे हैं, अगर जनरल कैटेगरी के बॉयज हैं तो आप उम्मीद करके चलिए कि इस बार आपका मेंस होने जा रहा है, मेंस लिखने जा रहे हैं। वैसी स्थिति में आपको मेंस परीक्षा में क्या रणनीति अपनानी चाहिए और आपका उत्तर लेखन कैसे हो, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है प्लूटस आईएएस के विशेष प्रस्तुति बीपीएससी सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा के सिलेबस के बारे में। मैं सिलेबस के बारे में चर्चा करूं उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेंस की तैयारी में लग चुके हैं तो हमारी संस्थान आपको एकदम न्यूनतम मूल्य पर आपको टेस्ट पेपर उपलब्ध कराने जा रही है। और आप भले ही बाजार में जितना भी कोचिंग सेंटर है उन कोचिंग सेंटर को आप देख लीजिए और हमारा टेस्ट पेपर आप देख लीजिए। हमारे टेस्ट पेपर में और बाकी के टेस्ट पेपर में से आपको अंतर साफ दिखना आप देख सकते हैं कि एकदम क्या मूलभूत अंतर है। उसके पीछे दो कारण है। पहला कारण ये कि यहाँ जो टेस्ट पेपर, क्योंकि आप जानते हैं कि मेंस जो आप आंसर लिखेंगे वह आंसर राइटिंग आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको इंटरव्यू तक पहुंचा सके। पहला सवाल तो ये। दूसरा कि जो मेंस आंसर आप कर रहे हैं तो मेंस जो आप लिख रहे हैं इसका मूल्यांकन कौन करे। सवाल यह भी आएगा ना, बाजार में बहुत सारे लोग जो हैं अपना कोचिंग खोले हुए हैं और वह बच्चों को कहेंगे कि क्या क्या आप मेरे कोचिंग संस्थान में जुड़ जाइए, मेरे कोचिंग संस्थान में जुड़ जाइए, मेरे कोचिंग संस्थान में जुड़ जाइए। और वो जब बोलेंगे जुड़ जाइए, क्योंकि बच्चे नए होते हैं उनको मूलभूत अंतर क्या है ये सब, मैंने यूपीएससी और बीपीएससी के आंसर लेखन में मूलभूत अंतर क्या है ये उनको समझ में ही नहीं आता है। तो वो क्या करेंगे कि किसी भी कोचिंग में भेड़ चाल की तरफ पहुंच जाएंगे। जबकि आप जानते हैं कि इस बार अगर बहुत अधिक बच्चा अगर चुने जाएंगे तो तकरीबन 12,500 बच्चों को बुलाया जाएगा। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि बीपीएससी ने, मैं आज से 10-15 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, बीपीएससी सिविल सर्विसेज की बात जो आज से 10-15 साल पहले जो होता था मैं उस की बात नहीं कर रहा हूँ। जो वर्तमान पैटर्न है उस पैटर्न के अनुसार, क्योंकि पहले 10-15 साल पहले जो होता था उसमें यह था कंडीशन कि जितना नंबर्स ऑफ स्टूडेंट बैठेंगे एग्जाम में उसका 10 मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो 10 से भाग देने पर जितना स्टूडेंट होगा उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अंतर समझिए क्या है। सो ये मूलभूत अंतर कोचिंग वाले समझाते नहीं है और बच्चे जो है वो बस भेड़ चाल में चले जाते हैं, उनका साल दर साल बर्बाद होते जाता है और जब सिलेक्शन नहीं होता है तो बाद में लगता है कि मुझमें ही गलती हो गई। जबकि आपको समझना पड़ेगा कि मूल अंतर क्या है। आज से 10-15 साल पहले जब एग्जाम होता था तो उस वक्त ये होता था कि जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठते थे एग्जामिनेशन में, अगर मान लीजिए कि 400 सीट है या मान लीजिए 700 सीट है या मान लीजिए 1000 सीट है, 1000 सीट है
और 1000 सीट में अगर मान लीजिए कि 3 लाख बच्चों ने उस 1000 सीट के लिए प्रारंभिक परीक्षा दी सिविल सर्विसेज की, अब तो एकीकृत हो गया, अब तो कंबाइंड हो गया है, तो उसमें दूसरा सेवा भी जुड़ जाता है, मतलब सिविल सर्विसेज के अलावा जैसा कि पहले यूपीएससी में होता है कि आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी प्री देते हैं साथ में और सिविल सर्विसेज का भी आप प्री देते हैं साथ में ही, भले मेंस के वक्त में आप दोनों अलग अलग देते हैं, सिविल सर्विसेज का अलग देते हैं, और अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए एलिजिबल हैं या आपका वो सब्जेक्ट जो फॉरेस्ट सर्विसेज से रिलेटेड है यानी साइंस के सब्जेक्ट, तो आप फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए अलग से मेंस देते हैं। तो यही हाल बीपीएससी में हो गया है। तो पहले क्या होता था इसको समझिए और अब क्या होता है ये समझिए, और दोनों को समझने के बाद हमारा टेस्ट सीरीज क्यों बाजार में दूसरों से बेहतर है यह समझना पड़ेगा, और क्यों आपको हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहिए यह भी समझना है आपको, और हमारा रिजल्ट का जो रेशियो रहा है विगत कई सालों से उसको भी समझना पड़ेगा। तो पहले होता था कि जैसे मैंने अभी तुरंत कहा कि अगर 1000 बच्चे 1000 पोस्ट है, 3 लाख बच्चे उस एग्जाम में बैठे, तो उसका 10 माने 3 लाख को आप 10 से भाग दे दीजिए, 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 30,000, तो 30,000 बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाता था। अब क्या हो गया है, अब ये हो गया है कि जितना सीट है, कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट उसमें अपीयर हुआ है, दैट डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि कितना सीट है, और जितना सीट होगा, अगर मान लीजिए कि 1250 सीट था इस बार, 1200 के आसपास, राउंड फिगर में कहे तो 1250 के आसपास है, तो अगर अधिक, तो अगर 1250 सीट है सपोज करिए, और उसमें तकरीबन 4-4.5 लाख बच्चों ने प्री का एग्जाम दिया है, कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का उन्होंने प्री दिया है, लेकिन भले वो 350 या भले वो 3.5 लाख या 4 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं, जो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे वो 12,500 बच्चे ही क्वालिफाई करेंगे जिनको मेंस लिखना है। बहुत हुआ तो 13,000 बच्चों को ही बुलाया जाएगा, मैक्सिमम की बात मैं कर रहा हूं, तो 13,000 बच्चों को मेंस में बुलाया जाएगा। और आप जानते हैं कि सिविल सर्विसेज में मेंस जो है वह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बीपीएससी में जो इंटरव्यू का वेटेज है वह यूपीएससी के इंटरव्यू के वेटेज से काफी कम होता है। उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण यह है कि आज से तकरीबन 7-8 साल पहले बिहार के बच्चों ने यह आरोप लगाया बीपीएससी पर कि बीपीएससी में जो बच्चे डिप्रेस्ड क्लास से आते हैं या जो बच्चे सबल्टन सोसाइटी से आ रहे हैं, जिनको हम कहते हैं वंचित समुदायों से जो बच्चे आ रहे हैं, तो उन बच्चों के साथ भेदभाव होता है इंटरव्यू में। अब यह कितना सही है कितना गलत है यह आप स्वयं निर्णय लीजिए, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि अगर कोई बच्चा अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आ रहा है या कोई बच्चा जिसका माध्यम हिंदी माध्यम है, तो चूंकि जो एक तो होता है फैक्ट और एक होता है सामाजिक मान्यता, तो एक फैक्ट ये है कि आप हिंदी में लिखें अथवा अंग्रेजी में, ज्ञान किसी की बपौती नहीं होती, किसी मीडियम का मोहताज नहीं होता है। अगर आपके पास ज्ञान है, आपको अपनी भाषा पर पकड़ है, और अगर आप क्वेश्चन के मर्म को मूल को समझ रहे हैं, तो उसका आप पहले शीर्षक फिर बॉडी और फिर कंक्लूजन लिख देते हैं। फिर मैं तो दूसरा कहा कि एक होता है जो फैक्ट है, कि फैक्ट ये है कि ज्ञान पर किसी का एकाधिकार नहीं है, ज्ञान किसी की बपौती नहीं होती है। जो भी बच्चे जन्म से सभी मूर्ख पैदा होते हैं, उनके कर्म ही तय करते हैं कि वो क्या बनेंगे। और चूंकि आप यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे, क्योंकि आज हमारा टॉपिक बीपीएससी टेस्ट सीरीज पर है, तो हमारा पूरा फोकस बीपीएससी पे ही केंद्रित रखेंगे। तो बीपीएससी में अमूमन जो होते हैं वह आमतौर पे बिहार के बच्चे तो शामिल होते ही हैं,
उसके साथ साथ हिंदी भाषी राज्यों के जो बच्चे हैं वह भी शामिल होते हैं। और पिछले कुछ सालों में यह ट्रेंड देखा गया कि बीपीएससी में चूंकि सीटों की संख्या अन्य राज्य के सिविल सर्विसेज के में जो एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम, उस एग्जाम से की सीटों की तुलना में अधिक होता है। तो इसलिए गैर हिंदी भाषी राज्यों के बच्चे भी इस एग्जाम को देते हैं और इस एग्जाम में सम्मिलित होते हैं। इसीलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा देखते होंगे आप, इसलिए कंपटीशन भी ज्यादा देखते होंगे। तो एक बात तो यह हो गया। दूसरा है क्या कि एक पूर्वाग्रह है, और पूर्वाग्रह तो आम मतलब एकाएक तो बना नहीं होगा, उसके पीछे क्योंकि आप बीपीएससी की तैयारी करें तो मैं इतना तो मानकर चल रहा हूं कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा, भारत का जो आधुनिक इतिहास है वो आपने पढ़ा होगा। तो आधुनिक इतिहास में जो तकरीबन हम 250-300 साल जो अंग्रेजों के गुलाम रहे, और उसके बाद जो आजादी के बाद जो नेहरूवियन एरा आया, नेहरू युग जो आया, और नेहरू युग में जब अकादमिक क्षेत्रों की भाषा जब अंग्रेजी बना दी गई, अभी भी देश में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आज भी, या सेंट्रल इंस्टीट्यूशन जिसमें हम आईआईटीज की बात कर रहे हैं या आईआईएम की बात कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जेएनयू, डीयू या अन्य जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो वहां आज भी जो माने एकेडमिक्स की भाषा है वह अंग्रेजी है। तो ये मानसिकता बैठ गई है लोगों में, क्योंकि यूपीएससी में जो मेंबर जो बैठे होते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, उनमें वह भी तो समाज से ही जाते हैं। तो अगर वह उसी समाज से गए हैं तो इस बात की प्रबल संभावना है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं, प्रिजुडियस हो सकते हैं। तो ये एक माइंड सेट है लोगों में कि अंग्रेजी बोलने वाला या अंग्रेजी में लिखने वाला बच्चा जो है वो बहुत विद्वान होता है। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि 250-300 साल जो हमने अंग्रेजों के उपनिवेश के रूप में जो भारत रहा है, और औपनिवेशिक शासन में जो हमने क्रूरता देखी है, प्लस भाषा, अंग्रेजी भाषा के आधार पर नौकरी प्राप्त करने का जो हमने माने माध्यम बनाया अंग्रेजी मीडियम्स को, तो ये एक मानसिकता घर कर गई है लोगों में कि जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे होते हैं वो बहुत विद्वान होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया हूँ, और मैंने भी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से एमए एमफिल पीएचडी किया है। मेरे अधिकतम मित्र जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में मेरे साथी थे, मैंने उनमें देखा कि जो लोग इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं उनका ना तो हिंदी अच्छा है ना अंग्रेजी अच्छा है, काम चलाओ उनका इंग्लिश है। ठीक यही हालत हिंदी भाषी राज्यों के बच्चों के साथ है, और हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ भी है। उनको लगता है कि हम तो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, हमको तो अच्छा हिंदी आता है, जबकि आप देखेंगे कि वो मात्रात्मक गलतियां करते हैं, वाक्य विन्यास की गलतियां करते हैं, फैक्ट नहीं लिखते हैं, वो कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है वो नहीं समझ में आ रहा उनको। तो इन तमाम बिंदुओं को देखने के बाद जब आप देखेंगे और खुद जब एनालाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक मानसिकता जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, जिसको तोड़ने में बहुत समय लगेगा। दूसरा, बीपीएससी में खासकर अगर अभी तक देखेंगे आप, यूपीएससी में भी हिंदी माध्यम के बच्चे आ ही रहे हैं लेकिन बीपीएससी में देखेंगे कि अभी भी हिंदी माध्यम के बच्चों का दबदबा है। भले ही अंग्रेजी माध्यम के बच्चे आ रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अंग्रेजी माध्यम के बच्चों का दबदबा, अभी भी हिंदी माध्यम के बच्चों का दबदबा है। तो मैंने पहला कहा कि प्रिजुडियस होना, यानी कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होना। दूसरा, बिहार में अधिकतम बच्चे जो बीपीएससी का एग्जाम देते, जो बिहार के रहने वाले हैं आमतौर पे, वो अमूमन वो जो है वो सरकारी कॉलेज में जब पढ़कर आते हैं, जो अधिकतम देखा जाए तो स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं या स्टेट इंस्टीट्यूशन से पढ़कर आते हैं, तो उनमें यह चीज है कि थोड़ा सा उनके साथ इंटरव्यू में भेदभाव होने की प्रबल संभावना है। मैंने संभावना कहा, मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं कि यह 100% सत्य है, क्योंकि मैं इंटरव्यू बोर्ड में का मेंबर नहीं रहा हूं। हाँ, मैंने इंटरव्यू दिया है, एक बार नहीं 3-3 बार मैंने सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया है, बीपीएससी का भी दिया है,
और यूपीएससी का तो खैर दिया ही है, तो इंटरव्यू दिया है। तो मुझे तो ऐसा अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसा वो लोग बताते हैं कि समाज में जो एक आपकी आइडेंटिटी होती है, सोशल आइडेंटिटी जिसको आप कास्ट कहते हैं, और दूसरा जो आइडेंटिटी आपका जेंडर जिसको आप लैंगिक जो आपकी पहचान है। इसीलिए बिहार में देखिएगा क्या कि बिहार जैसे फ्यूडल स्टेट में, जहाँ पे सामंतवादी समाज में जो धीरे धीरे महिलाओं के प्रति लोगों का नजरिया बदलता जा रहा है, अब बदलता जा रहा है। अदरवाइज आज से 10-15 साल पहले तो सरकार की जो विभिन्न योजनाएं थी, उन योजनाओं को जब तक ग्राउंड पे नहीं उतारा गया था तो समाज में परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन जब वो योजनाएं ग्राउंड पर उतरी तो आज लड़कियों माने महिलाएं भी अब इसमें सफल हो रही हैं, और बीपीएससी के माने बिहार सरकार के रिजर्वेशन पॉलिसीज के अनुसार 35% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में बिहार की मूल निवासी महिलाओं को है, और 50% रिजर्वेशन जो है उनका पंचायती चुनावों और नगर निकाय के चुनावों में है। तो खैर ये एक दूसरा पहलू है। तीसरा जिस पर आपको सोचना चाहिए कि इस बात में थोड़ा सा दम हो सकता है कि क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में बैठने वाले व्यक्ति अमूमन अधिकतम लोग या तो शिक्षा के क्षेत्र से आए होते हैं, जो अकादमिक क्षेत्र में अकादमिक क्षेत्र जिनका विशिष्ट अनुभव रहा है सो, या फिर वो आमतौर पे आईएएस होते हैं, या जो रिटायर्ड होते हैं वही अध्यक्ष बनते हैं, उन्हीं का एक्सटेंशन होता है तो अध्यक्ष बनाया जाता है उनको। मेंबर में भी बहुत सारे या तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं वो होते हैं, अदरवाइज जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनको ही मेंबर्स में रखा जाता है। बाकी एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, एक उसमें फिर मनोवैज्ञानिक होते हैं। तो कुल मिलाकर के यह देखा गया कि कई बार वंचित तबकों के बच्चों को, जिन्हें आप जाति में जब बांटते हैं, वर्ग में जब बांटते हैं, जिनको आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसके बाद आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इसमें जब आप बांटते हैं तो इस बात की प्रबल संभावना हो सकती है कि उनके साथ भेदभाव होता रहा हो। इस स्थिति में बिहार सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि भाई इंटरव्यू को जो है, इंटरव्यू का वेटेज कम किया जाए, ताकि बच्चों को मेंस के आधार पर ही उनका मूल्यांकन हो, और इंटरव्यू का वेटेज इतना कम हो कि कम से कम उससे किसी का रैंक प्रभावित नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में मुख्य परीक्षा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा आपके सफलता में। मैंने कहा कि भैया आप प्लूटस आईएएस के मंच को ही क्यों चुने? उसके पीछे 2-3 कारण है। पहला, जो बीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज जिन लोगों ने बनाया है और जो लोग इन्हें चेक करते हैं, वो अमूमन वैसे स्टूडेंट हैं या वैसे टीचर हैं जो आमतौर पे बीपीएससी के इंटरव्यू में कम से कम 3 बार 4 बार अपीयर्ड हो चुके हैं। दूसरा, जिनका अकादमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा मतलब अच्छे यूनिवर्सिटी से वो पढ़कर आए हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर्स रहे हैं, पीएचडी किए, हमने हायर एजुकेशन में रहे हैं, या मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा रहे हैं। तो ये सारा टीम जो है आपके कॉपी का मूल्यांकन करता है, और कॉपी के मूल्यांकन के समय में एक बात और जो गौर करने लायक है वो यह है कि इस कॉपी में जो जिनका अकादमिक बैकग्राउंड है वो टीचर तो पढ़ा ही रहे हैं, मतलब वो तो मूल्यांकन करेंगे ही आपका। उसके साथ साथ जिन लोगों ने 2-3-4 बार इंटरव्यू अपीयर्ड हो चुके हैं बीपीएससी के इंटरव्यू में, यूपीएससी में हुए हैं, यह तो अच्छी बात है, जो बीपीएससी के इंटरव्यू में भी शामिल हुए हैं, तो वो लोग आपकी कॉपी को चेक करेंगे, आपका मूल्यांकन करेंगे, आपके कमजोर पक्ष को और आपके ये मजबूत पक्ष को, यानी कि ये कहें कि आपके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों का वो मूल्यांकन करते हैं और आपको फीडबैक देते हैं, और इस तरह आप में उत्तरोत्तर सुधार होता है, और अंततः जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो बेहतर परफॉर्म करके आते हैं। इसीलिए बीपीएससी
में जो हमारा प्लूटन आईएएस का जो रिजल्ट रहा है वो काफी अच्छा रहा है अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार। हमेशा हमारे यहाँ से कम 100+ बच्चे हमेशा सेलेक्ट हुए हैं, 100+ के अप्रोक्सीमेटली, अलग अलग सेवाओं के लिए, लेकिन हुए हैं सिलेक्शन। तीसरा मैंने कहा कि एक तो अकादमिक, दूसरा जो ऑलरेडी अपीयर्ड हो चुके हैं सो, और तीसरा जो इन कॉपी को चेक करने में जो भूमिका निभाते हैं उनमें वो लोग भी हैं जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स मीन्स जो ऑलरेडी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रह चुके हैं, इंडियन पुलिस सर्विस में रह चुके हैं, या बीपीएससी के द्वारा सिविल सर्विसेज के अधिकारी रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी रहे, और वो जब रिटायर्ड हो गए हैं तो वो पेड बैक टू सोसाइटी, यानी कि जो समाज से हमने पाया वो समाज को वापस कर रहे हैं। तो इसके तहत वो नए बच्चों का, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नए बच्चे जो हैं ये केवल कहने की चीज नहीं है, बल्कि वास्तविकता यही है कि किसी भी देश में जो नया जनरेशन है वह उसके भविष्य के कर्णधार वही नौजवान है। तो आप लोग चूंकि नई पीढ़ी के हैं, तो जो जिन लोगों ने अपने जीवन का 30-35 साल अनेक जगहों पर एक ऑफिसर्स के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के रूप में जिन्होंने कार्य किया है, या पुलिस सर्विसेज में जाकर के पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य किया है, या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आए, या पुलिस सर्विस में आए, या रेवेन्यू सर्विस में जो आए, तो वो लोग भी आपकी कॉपी को चेक करते रिटायरमेंट के बाद। तो एक कुल मिलाकर के यहाँ पे एक्सपर्ट मीन्स जो अपीयर्ड हैं रहे हैं वह भी, दूसरा जो रियल जिंदगी में जी कर आए हैं ब्यूरोक्रेसी को संभाल कर आए हैं वह, और तीसरा जिनका अकादमिक जगत में जिनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, जिन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त किया है, उन लोगों का पूरा मिलाकर के एक टीम है। और यह टीम प्लूटन आईएएस की टीम में यही लोग आपके लिए क्वेश्चन बनाते हैं, आंसर आपका देखते हैं, और आप वो आंसर चेक करते हैं। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि जो और जो कोचिंग संस्थान है, वह कोचिंग संस्थान कहेंगे कि हमारे यहाँ से इतना रिजल्ट आ रहा है, हमारे यहाँ से इतना रिजल्ट आ रहा है, और मालूम होता है कि वो लोग कॉपी चेक कर रहे हैं, वो लोग कॉपी जांच कर रहे हैं जिन्होंने खुद मेंस नहीं लिखा है, जिन्होंने खुद इंटरव्यू नहीं दिया है, बस कोचिंग के नाम पे बहकाए जा रहा है बच्चों को। सीधी सी बात है कि जाके पाँव न फटे विवाही सो क्या जाने पीर पर आई। जिसके पाँव में विवाही नहीं फटा होगा दूसरे की पीड़ा को कैसे समझेगा। तो इस आधार पे हम आपसे एकदम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप यह प्लान कर रहे हैं कि हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, तो टेस्ट सीरीज मेरा ये अपना अनुभव रहा है, 3 बार जो मैंने इंटरव्यू दिया बीपीएससी का, उसके आधार पर यह अनुभव रहा है कि टेस्ट सीरीज आप में निखार लाता है, आपको क्वेश्चन को समझने का तरीका बतलाता है ना। क्योंकि आप देख रहे होंगे क्या कि 70वीं बीपीएससी के बाद से जो निबंध जो इंट्रोड्यूस हुआ है, 70वीं से मान के चलिए 69 से निबंध प्रारंभ हुआ है। तो निबंध में आप देखते होंगे क्या, निबंध में अलग प्रवृत्ति पूछी जा रही है, ऑप्शनल पेपर का वेटेज हटा दिया गया, ऑप्शनल पेपर को केवल क्वालिफाइंग कर दिया गया कि आपको उसमें 40% लाना है। और जो निबंध है, निबंध का जो 300 नंबर का निबंध है, वो निबंध आपसे का जो अंक होगा उसका मूल्यांकन किया जाएगा, आपके रैंकिंग में वो जुड़ेगा जब आपका रैंक बनेगा तब। तो आप देखेंगे निबंध में भी बड़ा अलग तरह का निबंध पूछा जाएगा, और वो निबंध देखते हैं कि आप मैंने ऐसे निबंध पूछे जाते हैं जो बिहार में प्रचलित मुहावरे या कहावतें हैं, या जो लोकोक्तियां हैं जो आम लोगों के द्वारा बोली जाती है, उससे निबंध दिया जाता है। अब पूछेंगे कि सर नाच ना आवे तो आंगन टेढ़ा, अगर मान लीजिए यह एक मुहावरा है आप, और यह पूछा जा रहा है किसके लिए, बीपीएससी के लिए, तो क्या इसका आंसर केवल इतना लिखना कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, का बरसा जब कृषि सुखानी, डगरी का बैगन इधर डोले उधर डोले। तो डगरा का, जिसको बैगन डगरी बोलिए, डगरा बोलिए। तो मेरा कहने का अर्थ है
कि जो उस समाज को समझ रहा है, जो समाज में जिया है और उस समाज को जीने के बाद वहां से जो लोकोक्ति जो उस समाज में प्रचलित है, बिहार के समाज में, वहां से वो लोकोक्ति ली जाती है और उसको ब्यूरोक्रेसी के एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछी जाती है। तो इसका मतलब है कि वो लोकोक्ति का जो आपका देखने का नजरिया होना चाहिए, यह नजरिया एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए। एक प्रशासक के तौर पर आप उस विषय को अगर अंडरस्टूड कर गए, अगर समझ गए, तो आप बेहतर रूप से आप अपना निबंध लिखेंगे और फिर आपको निबंध में बहुत अच्छा मार्क प्राप्त होगा। यही हालत जीएस पेपर फर्स्ट में है और जीएस पेपर सेकंड में है। बाकी ऑप्शनल पेपर, क्योंकि आप जानते हैं कि वह क्वालिफाइंग नेचर का है, और जो हिंदी है, सामान्य हिंदी जो है, वह भी क्वालिफाइंग नेचर का है। तो प्लूटस आईएएस आपके लिए, आपकी तैयारी को धारदार बनाने के लिए अपने एक्सपर्ट टीम के द्वारा, जिसमें मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इसमें जिन अधिकारियों ने अपने जीवन के कम से कम 30-35 साल प्रशासनिक सेवाओं में या पुलिस सेवा में अपना योगदान दिया है और उत्कृष्ट योगदान दिया है, वो लोग, प्लस जिनका अकादमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है वो लोग, और जो लोग इंटरव्यू में शामिल हुए हैं 2-3-4 बार, वो लोग, ये तीनों लोगों का ग्रुप मिल करके आपका क्वेश्चन बनाते हैं, आपका आंसर देखते हैं, आपको फीडबैक देते हैं, आपको बताते हैं कि क्वेश्चन को देखने का नजरिया क्या होना चाहिए और इसका आंसर राइटिंग का आपका नजरिया क्या होना चाहिए। क्योंकि अभी आपने इस बार एग्जाम दिया है, तो एग्जाम तो अब आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए अर्जुन की प्रतिज्ञा की तरह कि न दैन्यम न च पलायनम, न तो दीनता करूंगा और न ही पलायन करूंगा। तो आप उस मोटो पर ध्यान रखते हुए आप हमारे संस्थान से जुड़िए। हमारी संस्थान बहुत कम, यानी कि कहिए कि न्यूनतम फीस में आपको अपना टेस्ट पेपर हम लोग प्रोवाइड करते हैं और आपका 1-to-1 मेंटरशिप हम लोग करते हैं। उसके पीछे एकमात्र कारण है कि क्योंकि जो लोग इंटरव्यू में शामिल हुए हैं तो उस दर्द को वो समझते हैं। तो वो कई बार ये होता है कि जब हम एग्जाम में सिलेक्शन नहीं भी हो, लेकिन अगर हम उस प्रक्रिया में शामिल रहे, अंतिम दौर तक शामिल हुए और हमारा उम्र पूरा हो गया, हम योग्य नहीं रहे उस प्रक्रिया में भाग लेने में, तो वैसी स्थिति में नए जनरेशन को हम तैयार करते हैं कि जो गलतियां हमने की वह गलतियां आप न करें। इसीलिए यहाँ पर सभी एक्सपीरियंस टीचर और उनकी टीम आपके लिए ये टेस्ट पेपर लाई है। तो हमारा जो कुल टेस्ट पेपर है वह हम 18 टेस्ट पेपर ले रहे हैं। इस पैकेज में हम आपको कुल 18 टेस्ट पेपर देंगे, जिसमें से हम आपको 4 जो है वह आपको हम फुल लेंथ टेस्ट देंगे और बाकी जो है उसमें हम आपसे सेक्शनल वाइज टेस्ट देंगे। और सेक्शनल वाइज में हम आपके हर एक जो पूरा सिलेबस है जीएस का, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सामान्य अध्ययन का जीएस का जो पेपर है, सो उस दोनों में जो पेपर फर्स्ट में जहाँ पे आप स्टैटिक्स देखते हैं, सांख्यिकी जो देखते हैं, सो तो वो सारे मतलब के लिए हम लोग एक्सपीरियंस लोग आपके लिए टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। और हमारे संस्थान का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। मतलब पिछले 3-4 सालों से अगर देखा जाए, जब से हम लोगों ने बीपीएससी की ओर मुड़ा है, तो देखा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो आप प्रीवियस सेलेक्टेड स्टूडेंट को भी आप कंटैक्ट करके जान सकते हैं कि प्लूटस आईएएस क्यों बेहतर है अन्य संस्थानों के अलावा। तो जैसे हम टेस्ट पेपर 1 में जैसे हम आपको शामिल करेंगे, तो उसमें हम सामान्य अध्ययन, जिसमें हम आधुनिक इतिहास, कला और संस्कृति, जो संपूर्ण पाठ्यक्रम होगा, आधुनिक भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति से जो सवाल आएगा उसके बारे में हम आपको टेस्ट संख्या 1 बताएंगे। टेस्ट संख्या 2 जो होगा उसमें हम बिहार के इतिहास, बिहार का जो कला है, बिहार की जो संस्कृति है, कला के जो विभिन्न रूप हैं,
चित्रकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला, पेंटिंग, ये तमाम मतलब जो कला के जो जितने भी रूप हैं उसके बारे में, बिहार का आधुनिक इतिहास और वास्तुकला के बारे में बताएंगे। टेस्ट संख्या 3 में हम करंट अफेयर से जो सवाल लगता है, जो आपको इंटरनेशनल रिलेशन में जो आएगा समसामयिकी से, तो समसामयिकी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित जो सवाल बन सकते हैं और उसका आंसर कैसे लिखा जाए बीपीएससी में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि स्टैटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है जीएस में, जीएस के पेपर फर्स्ट में, और अधिकतम बच्चे यहीं पे गलती करते हैं और वो सिलेक्शन लिस्ट से बाहर चले जाते हैं, इस पर ध्यान देते नहीं और सिलेक्शन लिस्ट से बाहर माने उनको जाना पड़ता है। तो इसमें सांख्यिकी विश्लेषण करेंगे, आरेख की बात करेंगे, उसके बाद हम डायग्राम्स की बात करेंगे। तो ये टेस्ट नंबर 4। टेस्ट नंबर 5 जो होगा, जिसमें हम राजनीति, भारतीय राजनीति और संविधान यानी कि राज्य व्यवस्था और शासन व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम भारतीय संविधान और राजनीतिक प्रणाली के बारे में ये टेस्ट होगा। उसके बाद हम भारतीय अर्थव्यवस्था टेस्ट संख्या 6 में रहेगा, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से संबंधित प्रश्न रहेंगे। फिर टेस्ट संख्या 7 में बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, जिस पर हम मुख्य रूप से बिहार विशेष अर्थव्यवस्था और उससे संबंधित मुद्दों पे आधारित प्रश्न होंगे। और उसके बाद भारत का भूगोल से जो क्वेश्चन होगा टेस्ट नंबर 8 में, जिसमें हम भारत का भौतिक, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ये दोनों से सवाल रहेगा। उसके बाद बिहार के भूगोल से क्वेश्चन रहेगा, तो बिहार का भी फिजिकल एंड ह्यूमन जो ज्योग्राफी है यानी कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, उससे संबंधित सवाल रहेगा। टेस्ट संख्या 10 में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कैसे उपयोग होगा ब्यूरोक्रेसी में, तो उस संदर्भ में कि ब्यूरोक्रेसी में अगर जैसे मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया और आपको बना दिया गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सचिव, तो आप कैसे वहां पे टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। तो इसलिए हम लोग उसको पूरा मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बहुत बड़ा विषय जो यूपीएससी में भी पढ़ाया जाता है, आईआईटी में भी पढ़ाए जाते हैं, जेएनयू में पढ़ाए जाते हैं, उस पर लोग पीएचडी भी करते हैं। लेकिन आपको यहाँ क्या समझना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यानी कि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ब्यूरोक्रेसी में कैसे उपयोग, उसका अनुप्रयोग कैसे हो, उससे संबंधित हम सवाल आपको और माने देंगे, आंसर भी बताएंगे कि आपको ऐसे आंसर लिखना है। आपका जो नजरिया है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए पीएचडी करना नहीं है ना, साइंटिस्ट बनना नहीं है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट्स बन करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करना है ब्यूरोक्रेसी में, उसके से संबंधित ये सवाल रहेगा इसमें। उसके बाद निबंध से, जिसमें हम दार्शनिक विषय से लेंगे, जो अलग अलग जिसमें मूर्त अमूर्त दोनों सब प्रकार का निबंध होगा, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद सामान्य हिंदी जो है, जिसमें सामान्य हिंदी में जो जिसको क्वालिफाइंग करना रहता है, तो उसमें आप सामान्य व्याकरण, सारांश, संक्षेपण, आलेखन, ये सब की बात करेंगे हम। फिर उसके बाद सामान्य अध्ययन का टेस्ट संख्या 1 जो फुल लेंथ टेस्ट लेंगे हम, सामान्य अध्ययन मैंने जनरल स्टडीज पेपर 2 का भी हम फुल लेंथ टेस्ट लेंगे। फिर उसके बाद आपको निबंध में भी फिर से हम उसमें दार्शनिक काल्पनिक जो निबंध होगा उसके बारे में बताएंगे। फिर सामान्य हिंदी से संबंधित जो व्याकरण और संक्षेपण, आलेखन, पत्र लेखन इत्यादि के बारे में हम यहाँ बताएंगे। हालांकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन तब भी ये आपको इतना बता दिया जाएगा कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आए। तो ये हिंदी माध्यम की बात कर रहा हूँ, जो कि प्लूटस आईएएस हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट सीरीज उनका चलता है। आप एक बार आकर देखिए, आप ज्वाइन कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ के फैकल्टीज और अन्य कोचिंग संस्थानों के फैकल्टी से क्यों बेहतर हैं। और इसके बारे में मैं 3-4 मिनट पहले आपको बता ही चुका हूं इसी वीडियो में। तो उसके बाद फिर हम टेस्ट संख्या 17 जो है, उसमें हम प्रश्न पत्र 1 जो जनरल स्टडीज का है उसका भी फुल लेंथ टेस्ट लेंगे, और टेस्ट संख्या जो 18 होगा वह हम आपको फुल लेंथ टेस्ट लेंगे। इसकी शुरुआत हम कब से करने जा रहे हैं, तो ये 4 तारीख से हम लोग इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम
सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का जो है आधुनिक इतिहास, माने आधुनिक भारत का इतिहास कला और संस्कृति से, जिसमें आधुनिक भारत के इतिहास, भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति 19वीं शताब्दी से के मध्य से लेकर वर्तमान समय तक के देश के व्यापक इतिहास को इसमें कवर किया जाएगा। फिर 4 तारीख के बाद फिर हम 11/10 को आपका टेस्ट लेंगे, जिसमें टेस्ट सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 1 का टेस्ट होगा बिहार का इतिहास और कला, जिसमें हम बिहार का आधुनिक इतिहास, इसमें पश्चिमी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा समिति, इस पर बात करेंगे। बिहार के में क्या भूमिका रही स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में। उसके बाद संथाल विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, 1857 के विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसमें बिहार की क्या भूमिका थी, बिरसा आंदोलन, मुंडा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, मौर्य कला, पाल कला, पटना कला, इन सब से कला और संस्कृति के प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक का जो वास्तुकला है, साहित्य है और जो कला रूप है, मौर्य कला, अशोक के स्तंभ, इन तमाम बिंदु, पटना कलम पेंटिंग शैली जो है सो, उसके बाद प्रमुख नेता और सांस्कृतिक प्रतीक महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू तथा भारत और बिहार पर इनका प्रभाव इत्यादि विषयों पर हम बात करेंगे। तो इसमें हम टेस्ट संख्या 2 में लेंगे। फिर टेस्ट संख्या 3 जो होगा वो 18 तारीख को, 18/10 को, ये 18 अक्टूबर को होगा, जिसमें हम समसामयिक जो मामले हैं करंट अफेयर से, जो कि आपको ये इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शंस में जो काम देगा, उसमें हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, रूस यूक्रेन युद्ध, एक राष्ट्र एक चुनाव, बजट सत्र इत्यादि सब के बारे में जैसे जो मुद्दे हैं उस पर बात करेंगे। टेस्ट संख्या 4 जो है, जो 25/10/2025 को होगा, उसमें हम आपको स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछेंगे और सांख्यिकी का जितना भी माने हिस्सा, डेटा इंटरप्रिटेशन का जितना भी हिस्सा है, उस सारे हिस्सों के बारे में हम इसमें आपका मूल्यांकन करेंगे और आपको बताएंगे कैसे लिखना है, कैसे आपको प्रश्न पत्र को तैयार करना है। फिर टेस्ट संख्या जो 5 है उसको हम 1/11/2025 को लेंगे, जिसमें हम राजनीति और जो सामान्य अध्ययन पेपर 2 का जो है उस माने जीएस पेपर 2 का, उससे में हम राजनीति और संविधान का जो मूलभूत सिद्धांत है, शासन व्यवस्था के बारे में हम माने इन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। केंद्र राज्य संबंध, संघवाद का कंसेप्ट, संघवाद की जो अवधारणा है वो कैसे, तो इन तमाम बिंदुओं पर हम इसे बात करेंगे। और केंद्र राज्य संबंधों के तहत केंद्र और राज्य के बीच के जो अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो किस तरह कार्य करती है, उससे संबंधित प्रश्न आएगा तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इस पे बात करने वाले हैं हम। और उसके बाद सामाजिक न्याय, पंचायती राज, कार्यपालिका, संसद और राज्य विधानसभाओं की संरचना, कार्यप्रणाली, व्यवसाय इत्यादि का मूल्यांकन किया जाएगा। सामाजिक क्षेत्र, प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, भुखमरी, बिहार से राज्य से संबंधित सामाजिक विकास से संबंधित सरकारी नीतियां इत्यादि से संबंधित इसमें प्रश्न पत्र होगा। उसके बाद टेस्ट संख्या 6 में हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे, जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन, योजना, संसाधन, गरीबी, आर्थिक विकास, रोजगार से संबंधित मुद्दे, समावेशी विकास, सरकारी बजट और राजकोषीय नीति, उदारीकरण के प्रभाव, निवेश मॉडल, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, कृषि से संबंधित जो विभिन्न फसल है उसके बारे में बात करेंगे, सिंचाई के जो विभिन्न प्रारूप हैं उन पर बात करने वाले हैं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी की मतलब जो ई टेक्नोलॉजी है वो किस तरह उपयोगी है, सो न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, कृषि सब्सिडी, खाद्य सुरक्षा के मुद्दे, बफर स्टॉक इत्यादि विषयों पर इसमें अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर्स में आपका सारा प्रश्न पत्र होगा। और ये हम आपको सेक्शनल पेपर के रूप में लेंगे, इसलिए मैंने कहा कि आपको 4 सेक्शनल देंगे, मतलब 4 जो है वह आपको हम सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट लेंगे और 14 जो है उसको हम आपको सेक्शनल टेस्ट लेंगे, उसमें निबंध भी और हिंदी भी शामिल होगा। फिर टेस्ट संख्या 7 में हम सामान्य हिंदी, हाँ बिहार में भूमि सुधार और भारत में भूमि सुधार कैसा रहा ये हम टेस्ट संख्या 6 में ही लेंगे। उसके बाद बिहार की अर्थव्यवस्था के बाद को हम जो 15/11/2025 को हम लेंगे, उसमें हम बिहार का बजट, बिहार सरकार की
प्रमुख आर्थिक नीतियां, स्वतंत्रता के बाद बिहार का विकास, राष्ट्रीय योजना के साथ साथ जो अन्य योजना थी, सो बिहार की अर्थव्यवस्था का स्तंभ जो कि मूलतः कृषि आधारित है, और अन्य जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है वह कैसे एक दूसरे से संबंधित है, इन तमाम मुद्दों से संबंधित सवाल इसमें रहेंगे। बुनियादी ढांचा, निवेश, ऊर्जा संबंधी मुद्दे और क्या चुनौतियां हैं, ये तमाम चीज में रहेगा। फिर उसके बाद टेस्ट संख्या 8 में भारत का भूगोल रहेगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें हम ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल और ये फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल से, जैसे जल निकासी व्यवस्था, भारत की मृदाएं जो भूमि होता है, मतलब जिसको जमीन कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु, विश्व, दक्षिण एशिया का भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्रमुख वनस्पति और प्राकृतिक संसाधन है उसका वितरण किस प्रकार है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे टेस्ट संख्या 9 में जो 29/11/2025 को होगा, वह सामान्य अध्ययन में जो पेपर 2 में आएगा उसमें बिहार के भूगोल से संबंधित सारा सवाल रहेगा। बिहार का माने कुल मिलाकर के हम आपको जितना भी टेस्ट दे रहे हैं उसमें हम आपको इतना एक्सपर्ट बना देंगे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही घुसेंगे आप किसी भी सवाल को छोड़कर नहीं आएंगे। और इतना आप आश्वस्त रहिए कि अगर आप हमारे टेस्ट पेपर को ज्वाइन करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। उसके बाद टेस्ट संख्या जो 10 होगा उसमें हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी से बात होगा, जो अभी तक का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है, मैंने कई बार कहा कि आपको पीएचडी नहीं करना है इसमें, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी में, कैसे बिहार का समाज बदल सकता है, बिहार का जो आर्थिक संसाधन है या आर्थिक जो विकास है वो किस तरफ मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम उसको बदल सकते हैं, कैसे हम वहां पर जो क्राइम के यानी कि जो अपराध के जो विभिन्न रूप हैं, जो आजकल आप देख रहे होंगे साइबर अपराध भी आ रहा है, तो जो अपराध को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे ट्रैफिकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं हम, इन तमाम ट्रैफिकिंग मीन्स नॉट ओनली यातायात का ट्रैफिकिंग एक वर्ड जिसे मानव तस्करी पे भी हम रोक लगाते हैं, तो उसका क्या टूल होगा, उसके क्या कौन कौन से आयाम है, उन तमाम मुद्दों से संबंधित इसमें सवाल रहेगा। टेस्ट संख्या 11 जो होगा उसमें हम निबंध से संबंधित सवाल रहेगा, जिसमें नैतिक और दार्शनिक निबंध रहेगा, काल्पनिक निबंध रहेगा, सामाजिक मुद्दों से संबंधित, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित निबंध रहेगा। और अभी जो महत्वपूर्ण निबंध सब है, जैसे आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, बिहार की समस्याओं से संबंधित और उसके समाधान से संबंधित निबंध जो रहेगा, सो बिहार की प्रचलित कहावतों और लोकोक्तियों आदि से संबंधित निबंध भी इसमें रहेगा। फिर हम टेस्ट संख्या 12 जो लेंगे वो हम लेंगे 20/12/2025 को, जिसमें हम सामान्य हिंदी में निबंध, व्याकरण, वाक्य विन्यास, संक्षेपण, सारांश इत्यादि की बात करेंगे हम। फिर टेस्ट संख्या 13 जो होगा वो फुल लेंथ टेस्ट होगा सामान्य अध्ययन का। फिर टेस्ट संख्या 14 जो होगा वो भी फुल लेंथ होगा जीएस पेपर 2 का। फिर हम टेस्ट संख्या 15 जो लेंगे वो निबंध का पूरा टेस्ट पेपर रहेगा, और आपको इतना एक्सपर्ट बना दिया है कि निबंध में वो कितना भी घुमा कर दे, जैसे आपने 2022 में जब मैं मेंस लिख रहा था यूपीएससी का, इंटरव्यू भी दिया था, हालांकि बैड लक नहीं हुआ सिलेक्शन मेरा, तो उसमें कहा गया था कि जहाज बंदरगाह पर सुरक्षित होता है किंतु वो उसके लिए नहीं बना होता है। अब सोचिए कि अगर इस तरह का अगर निबंध अगर बिहार में आ जाए तो क्या होगा, तो आपको समझना पड़ेगा ना कि यह स्टेटमेंट किसका है, और कह रहा है कि जहाज बंदरगाह पर सुरक्षित होता है किंतु उसके लिए नहीं बना होता। यानी कि ब्यूरोक्रेट्स जो है, दो प्रकार के ब्यूरोक्रेट्स आप बन सकते हैं। एक ब्यूरोक्रेट्स जो क्या नाम है, आप जाकर के ब्यूरोक्रेसी में जाकर के वहां के व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, आप जाके कुर्सी तोड़ते हैं, अपराधी बन सकते हैं, आप भ्रष्ट अधिकारी बन सकते हैं, अथवा आप वहां के समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। जहाज अगर बंदरगाह पर सुरक्षित होता है, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स जो है ऑफिस में सुरक्षित है, वो चाहे तो कुर्सी तोड़ सकता है अथवा जनता की समस्याओं का समाधान कर सकता है, क्योंकि वो बंदरगाह पर सुरक्षित तो है किंतु उसके लिए नहीं बना है। और ब्यूरोक्रेसी में इसलिए पूछा गया था कि एक ऑफिसर का काम है कि समस्याओं से जो बिहार में जो समस्या, उन समस्याओं से वो जूझे, उन चुनौतियों का सामना करे और उनका समाधान करे।
जहाज की नियत भी तो यही है ना कि वो बंदरगाह पे सुरक्षित है, लेकिन उसके लिए नहीं बना होता। तो इस तरह का निबंध आएगा तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, इसमें हम निबंध के बारे में बात करेंगे। फिर टेस्ट संख्या जो 17/1/2026 को हम लेंगे, वो टेस्ट संख्या 16। फिर हम उसमें निबंध से संबंधित सामान्य हिंदी से संबंधित टेस्ट होगा, टेस्ट सीरीज होगा। उसके बाद टेस्ट संख्या 17 जो है, जिसमें हम सामान्य अध्ययन जो पूरा फुल लेंथ टेस्ट लेंगे हम, टेस्ट संख्या माने जीएस पेपर 1 का। और फिर हम 31/1/2026 को सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 का यानी कि जनरल स्टडी पेपर 2 का हम लोग फुल लेंथ टेस्ट लेंगे। और अगर आप इतना टेस्ट पेपर दे देते हैं तो मैं यह दावा कर रहा हूं, बड़े होशो आवाज में ऑन कैमरा बोल रहा हूं, कि आप किसी भी अन्य प्रतिभागी उम्मीदवारों से आप बेहतर कंडीशन में होंगे, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस में होंगे, ऊर्जा से लवरेज होंगे, उत्साह से परिपूर्ण होंगे। और आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वह बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का सबसे मूलभूत सिद्धांत यही है कि पहले आप में आत्मविश्वास होना जरूरी है। जब आप आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाएगा तो आप अच्छा आंसर राइटिंग करके आएंगे और अंततः सफल होंगे। तो मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि आप प्लूटस आईएएस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उससे जुड़िए। उसके मैंने 2-3 फायदे मैंने बता दिया आपको कि यह सबसे न्यूनतम मूल्य लिया जा रहा है, इतना, जिससे कम से कम आपका हम टेस्ट पेपर बना सके। और जो टीचर चेक करने आ रहे हैं उनको हम थोड़ा सा कम से कम आर्थिक तो दे, मतलब ये समझिए कि हम आपसे नमक के बराबर, नमक, एक चुटकी नमक के बराबर ही आपसे हम फीस लेंगे, उससे ज्यादा कुछ फीस नहीं लेने वाले हैं हम टेस्ट सीरीज में। दूसरा, इसको बनाने वाले और इसका मूल्यांकन करने वाले 3 क्षेत्रों के विद्वान होते हैं, जिनका अकादमिक उत्कृष्टता माने अकादमिक प्रदर्शन, जो अकादमिक जो कैरियर है वह काफी उत्कृष्ट रहा है, काफी उम्दा रहा है। तो वो लोग रहेंगे इसमें। दूसरा, उसमें इस टीम में वो लोग हैं जो आपके कॉपी का मूल्यांकन करेंगे, जो आपको मेंटोर करेंगे, जो आपको बताएंगे कि आप यहाँ गलती करें, इसको आंसर को ऐसे लिखना था, इसको ऐसे समझना था। वो रहेंगे जो ऑलरेडी इंटरव्यू में अपीयर्ड हो चुका, और इंटरव्यू में एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार जो अपीयर्ड हो चुके हैं, सो वो टीचर हैं हमारे साथ, हमारी इस टीम में। और तीसरा, वो अधिकारी हैं जिन्होंने कम से कम 10-15 साल, कम से कम 30-35 साल अपने जीवन का भारत में, भारत के अलग अलग राज्यों में आईएएस के रूप में, आईपीएस के रूप में कार्य किया है। और बिहार के वैसे अधिकारी हैं जिन्होंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो बिहार में जो रेवेन्यू सर्विस से आए हैं, या जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आए हैं, या जो बिहार पुलिस सर्विस से रिटायर्ड हुए हैं, वो लोग इसमें शामिल है। कुल मिलाकर के तीनों का एक ऐसा कोलाज बना हुआ है, कोलाज माने ग्रुप का एक ऐसा कोलाज जो आपके उत्तर के मूल्यांकन में सतरंगी इंद्रधनुषी दृष्टिकोण अपनाएगा और आपको एक बेहतर आत्मविश्वास से लवरेज अभ्यर्थी के रूप में तैयार करेगा। तो आप हमारे टेस्ट सीरीज से अवश्य जुड़िए, और जैसे ही आप जुड़ेंगे आपको स्वतः पता चल जाएगा कि यह जो है वह अन्य कोचिंग संस्थानों से हमारा टेस्ट पेपर क्यों अलग है और हमारे यहाँ का रिजल्ट इतना उत्कृष्ट क्यों होता है, यह आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने आसपास होने वाली किसी भी तरह की हिंसा का विरोध कीजिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।